चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाँ जी, लास्ट हमने पढ़ा था सेक्शन कौन सा 28, जो बता रहा था हमें कौन कौन सी एक्टिविटी बिजनेस की इनकम में टैक्स होंगी, किन किन एक्टिविटी को हम बिजनेस की इनकम में मानेंगे और उन्हें यहाँ इस पे प्रोविजन के हिसाब से टैक्सेबल बनाएंगे। आज हम सेक्शन 29 से लेके आगे चलेंगे, देखते हैं कितने कवर होते हैं। 29 सेक्शन सबसे छोटा सेक्शन है, बस वो क्या बताता है, इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज और सोर्सेज रेफर्ड इन सेक्शन 28, यानी कि जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, ये इनकम पीजीबी में टैक्सेबल होगी, आर टू बी कंप्यूटेड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 to 43D, यानी कि जो सेक्शन 30 से लेके 43D के प्रोविजन किए हैं उनकी टैक्सेबिलिटी, उनको टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करने के प्रोविजन कहाँ दिए हैं, 30 से लेके 43D तक। तो आप अगर इन सेक्शनों की समरी समझोगे तो क्या है, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है? यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये डेबिट साइड होती है, सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेज यहाँ होते हैं, और ये क्रेडिट साइड होती है, इनकम और गेन्स यहाँ पर होते हैं। यही होता है ना? यस सर। इनकम। अब सेक्शन 30 से लेकर ये वाला पोर्शन है, चाहे आप उसे डायरेक्ट अकाउंट, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बंटवारा जो है वो अकाउंटिंग का बंटवारा है, इनकम टैक्स का बंटवारा नहीं है। इनकम टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भाषा समझता नहीं है, उसे या तो खर्चा समझ आता है या इनकम समझती है, इधर इट इज डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम कोई लेना देना नहीं है उसको। तो सेक्शन 30 से लेकर 37 तक जितनी भी चीज़ें होंगी सोच लेना, वो P&L का डेबिट साइड है। सेक्शन 28 यहाँ हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना? सेक्शन 28 में क्या इनकम ही तो थी सारी, तो सेक्शन 28 ये रहा। सेक्शन 41 भी यही है। तो हमने 43D तक की बात करी, तो 43D तक में और बहुत सारे प्रोविजन हैं जो कि या तो डिसअलाउंसेज बताएंगे, 40 में जैसे बहुत सारे डिसअलाउंसेज हैं, कुछ डिसअलाउंसेज 37 में भी हैं, तो वो उसके अंदर है। लेकिन मेन प्राइमरीली आप देखोगे तो सेक्शन 30 डेबिट साइड ऑफ P&L को बताएगा, सेक्शन 28 और सेक्शन 41 41, ये आपको 41 में बेसिकली डीम्ड इनकम है, यहाँ पे डीम्ड इनकम होती है, तो है वही भी पीजीबीपी की इनकम है, मतलब आप इन सब की अकाउंटिंग एंट्री करते हो बुक्स में, है ना? इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डिसअलाउ हो जाते हैं ड्यू टू द इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, लेकिन उस डिसअलाउंस की कोई बुक्स में एंट्री नहीं करते हो आप। जैसे डिसअलाउंस क्या होता है, जब आप अगर ये किसी P&L किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता, पहली बात तो ये बनता ऐसा नहीं, शेड्यूल 6 के हिसाब से बनता, वर्टिकल P&L बनता, ये टी से P&L बनता नहीं है वहाँ पे। लेकिन फिर भी जो वर्टिकल बने या हॉरिजॉन्टल बने, इनकम वाली साइड में यही चीज़ें 28 और 41, एक्सपेंस में 30 और 37, 30 से लेकर 37 तक, 37 तक की चीज़ें आएंगी। तो अगर ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का P&L होता, तो जो यहाँ पे सेक्शन 32 जब आता है, सेक्शन 32 कहता है डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। जो सेक्शन 32 इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन है, और जो अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन डालते हो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज में, वो डेप्रीसिएशन अलग होता है। तो डेप्रीसिएशन इज अलाउड एंड एज पर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 32, बट डेप्रीसिएशन रिकॉर्डेड इन बुक्स आर एज पर गाइडेंस ऑफ द MCA। रिकॉर्ड जो आप अकाउंट में एंट्री करते हो वो MCA के हिसाब से ROC की गाइडलाइन को मानते हुए करते हो। जो ROC ने रूल दिए हैं, ROC ने रेट प्रेस्क्राइब करे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो MCA की एक बॉडी है, उसने कुछ रेट डिफाइन करे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कि फिक्स एसेट पे डेप्रीसिएशन आप इस रेट से लगाओगे, उस रेट से नहीं लगाओगे जो सेक्शन 32 में दिया है। यानी कि आपकी बुक्स में डेप्रीसिएशन कुछ और पड़ा है, जब आप उस बुक के प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने जाओगे तो इस वाले डेप्रीसिएशन को हटा दोगे और इस वाले डेप्रीसिएशन को जोड़ोगे, है ना? मतलब अगर ऐसे बोलूँ कि P&L में यहाँ पे ऑलरेडी घटा होता है, तो पहले आप इसे जोड़ोगे और इसे घटाओगे इनकम टैक्स वाले को। यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आता है आपके पास, वो ऑलरेडी आफ्टर डिडक्टिंग दिस डेप्रीसिएशन ऑफ सेक्शन 32 नहीं, ROC वाला कंपनी एक्ट वाला डेप्रीसिएशन जो होता है, उस डेप्रीसिएशन को घटा के P&L निकला हुआ है। इस P&L में वापस इसे एडबैक करते हो और ये सेक्शन 32 वाला डेप्रीसिएशन आप नीचे घटाते हो ले जाके। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे जो डिसअलाउ होते हैं किसी और रीजन की वजह से, इनकम टैक्स उनको मान्य नहीं कर रहा, है ना? तो इनकम टैक्स उनको वैलिडेट नहीं कर रहा, तो इसलिए आपको बुक्स में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो बाहर कंप्यूटेशन का पार्ट है, वो आप एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर में जहाँ ITR की कंप्यूटेशन करते हैं वहाँ किया जाता है, उसकी बुक एंट्री से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इनकम टैक्स जब भी बात करेगा सेक्शन 30 से 37 पे आप समझ लेना वो P&L के डेबिट साइड में कुछ ना कुछ बोल रहा है।
सेक्शन 28 हम जो करके आए हैं वो P&L की क्रेडिट साइड की बात कर रहा था। आगे जाके सेक्शन 41 पढ़ेंगे, वो P&L की क्रेडिट साइड पड़ेगा। यानी कि अब अगर मैं कोई सेक्शन बोलूँगा तो आपके दिमाग में पता लगना चाहिए कहाँ से कहाँ की बात हो रही है ना। तो वो चीज़ कहाँ पे फॉल कर रही होगी, आइदर ड्यू टू द कंप्यूटेशन और ड्यू टू द अकाउंटिंग, कहीं से भी हो सकता है। या तो अकाउंटिंग की वजह से यहाँ आ रहा है या कंप्यूटेशन की वजह से यहाँ आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला डेप्रिसिएशन, जो बुक में डेप्रिसिएशन पढ़ा है वो कौन सा वाला पढ़ा है, कंपनी एक्ट वाला। लेकिन जब मैं आपको सेक्शन 32 पढ़ाऊंगा तो मैं यानी कि जो मेरा नेट प्रॉफिट बुक वाला प्रॉफिट आया है उसमें एक्चुअली में यही वाला प्रॉफिट घटेगा, 32 वाला डेप्रिसिएशन घटेगा, कंपनी एक्ट वाला डेप्रिसिएशन नहीं घटेगा। इनकम टैक्स उससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना, आप जितने सेक्शन पढ़ेंगे 30 से 37 डेबिट साइड, 28 और 41 क्रेडिट साइड, बीच में जो डिसअलाउंस वगैरह होंगी वो सारी बाहर हैं, आउट ऑफ द बुक्स हैं। उनका बुक्स में कोई लेना देना नहीं है, बुक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आता उनका। तो एक एक करके चलते हैं। सेक्शन 29 ने आपको क्या बोला कि जितनी भी हमने सेक्शन 28 में इनकम देखी थी उनको कैसे टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमें सेक्शन 30 से लेकर 37 में प्रोविजन दिए हैं। यानी कि यहाँ पे 30 से 37 बोल रहा हूँ तो खर्चे बताए होंगे यहाँ पे, है ना। डेबिट साइड बताइए कि P&L के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जो आपने अकाउंटिंग के हिसाब से डाली हैं, लेकिन अगर इनकम टैक्स के हिसाब से डिसअलाउ होंगी तो आपको हटानी पड़ेंगी। अगर इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के हिसाब से सेम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स में और अकाउंटिंग में भेद है, वहाँ पे वेरिएंस है। एक एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ अभी डेप्रिसिएशन का, है ना। दूसरा एग्जांपल आप मान लीजिए, अभी जैसे पिछले साल से एक क्लॉज आया था सेक्शन 43B के अंदर, एक सेक्शन ऐड हुआ है, सब सेक्शन और ऐड हुआ है कि अगर आपने किसी MSME या माइक्रो स्मॉल फाइनेंस वाले, माइक्रो और मीडियम वाले से कोई परचेज करी है और उसे 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करी तो वो आपका खर्चा उस साल के लिए डिसअलाउ हो जाएगा, अगले साल जाके अलाउ होगा जिस साल आप पे करोगे। यानी कि आपने अगर मान लीजिए किसी MSME वाले से कोई सामान खरीदा 1 फरवरी को 50 लाख रुपए का और उसकी 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी, हालांकि उसे 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है अगर आपका एग्रीमेंट है तो। वो कहाँ लिखा है, वो MSME एक्ट के अंदर जाके लिखा हुआ है, MSME एक्ट के सेक्शन 206 में जाके लिखा हुआ है कि वहाँ पे आप MSME वालों को अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करोगे, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन से ज़्यादा का एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते। नहीं तो इंडस्ट्री क्या करती, एग्रीमेंट में लिखती हम आपको 6 महीने में पैसा देंगे, तो वो MSME एक्ट में ही लिख दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। अगर एग्रीमेंट नहीं करा दोनों ने, सेलर बायर ने, अगर एग्रीमेंट कर लिया तो 45 दिन से ज़्यादा बड़ा एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते। 1 फरवरी को आपने परचेज करी 50 लाख रुपए की किसी MSME से और उसको 45 दिन के अंदर मैक्सिमम 15 मार्च 20 मार्च 15-16 मार्च तक आपको उसको पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने 15 या 16 मार्च तक उसको पेमेंट नहीं करी, जहाँ पे 45 दिन होंगे पेमेंट करनी थी, नहीं करी आपने पेमेंट। तो जब आप 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाओगे तो 50 लाख रुपये का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़ जाएगी 50 लाख रुपये से, लेकिन क्या परचेज कम होगी आपकी? नहीं, परचेज तो होगी, अकाउंटिंग में परचेज तो करिए, आपने GST का इनपुट भी ले रखा, सब कुछ करा। GST वाले कोई मना कर रहे हैं उसको, GST वाले तो कहते हैं 180 दिन के अंदर आना चाहिए। जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और GST एक्ट है जहाँ उसके प्रोवाइजो लिखे हैं उसमें वो कह रहा है अपने प्रोवाइजो में कि आप अगर किसी के GST का इनपुट लेते हो तो 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो GST तो 180 दिन के अंदर अलाउड कर रहा है, लेकिन सेक्शन 43B क्या कह रहा है, वो कह रहा है 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है और आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको P&L में वो डेबिट पड़ा है वहाँ से हटाना नहीं है। आप 45 दिन के अंदर, जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 40 के बाद जब 43 में जाओगे, 43B कहता है कुछ खर्चे पेमेंट बेस पे ही अलाउड होते हैं। आपने पैसे ही नहीं दिए उसके 31 मार्च 45 दिन के अंदर, 15-16 मार्च को जहाँ 31 दिन 45 दिन हो रहे थे आपने वहाँ पैसे देने थे, नहीं दिए। तो अब खर्चा परचेज साइड में डेबिट साइड को आप हटाओगे नहीं, उसे कुछ नहीं कर रहे हो। जो आपकी P&L आया है उस P&L में वापस नेट प्रॉफिट जो है उस नेट प्रॉफिट में 50 लाख रुपए वापस जोड़ दो, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब आपका मान लीजिए पहले उस परचेज को डाल के आपका प्रॉफिट था 10 लाख रुपए, तो परचेज को वापस एड बैक करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 लाख रुपए का। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 60 लाख रुपए। उसकी बुक में से परचेज की एंट्री डिलीट नहीं करनी है आपने, बुक तो अकाउंटिंग प्रोविजन से बिल्कुल ठीक बनी है और GST का इनपुट भी ना मिले तो भी परचेज की एंट्री डिलीट नहीं करनी होती, आपको इनपुट रिवर्स करना होता GST में जाके, वो टैक्स पे करना होता, तो वहाँ भी कोई लेना नहीं। तो अकाउंटिंग तो ठीक करी थी आपने, लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स के किसी और प्रोविजन का वायलेंस हो गया, उसकी वजह से वायलेशन हो गया, तो उसकी वजह से आपको वो खर्चा डिसअलाउ हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे खर्चे अभी सेक्शन 40 में जाके पढ़ोगे, ऐसे ही 43B में कुछ है और चीज़ें भी हैं। मान लीजिए आपने लिखा कि दिवाली का बोनस देना है एम्प्लॉयज़ को, आपने 5 लाख रुपए का बोनस एक्सपेंस डेबिट टू बोनस पेबल कर दिया। तो बोनस जो एम्प्लॉय का बोनस है वो पेड बेस पे अलाउड होता है, पेबल बेस पे अलाउड नहीं होता। लेकिन आप उसे अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर पे कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी ऑडिट नहीं होती है तो 31 जुलाई तक कभी भी पे कर दो। आपने 31 मार्च को पे, दिवाली के टाइम पे मान लीजिए अक्टूबर में खर्चा डाला 5 लाख रुपये बोनस एक्सपेंस डेबिट टू बोनस पेबल,
31 मार्च तक भी वो पे नहीं करा क्योंकि फंड्स नहीं आए थे, कोई बात नहीं, आप 31 जुलाई तक जब अपनी ITR भर रहे हो तब तक पे कर दो तो भी अलाउड हो जाएगा, उसी साल में जिस साल में आपने पेबल करा था। लेकिन आपने 31 जुलाई को पे नहीं करा, आपने ITR भरोगे तो आपको वो 5 लाख रुपए खर्चा वापस एड बैक करना पड़ेगा P&L में, जबकि P&L में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो क्रेडिट में होती हैं, पेबल होती हैं, सब कुछ अलाउ होती हैं। लेकिन 43 भी कुछ 6-7 तरह के खर्चों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि अगर वो पेड नहीं होंगी तो मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। मान लीजिए आपने परचेज जो 50 लाख की थी उसके अलावा बाकी जो परचेज है वो MSME से नहीं है, तो क्या कभी परचेज डिसअलाउ होती है? कभी डिसअलाउ नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, पेड आप कभी भी पे करते रहना, आपके सेलर और बायर का खेल गए। लेकिन गवर्नमेंट ने MSME को बूस्ट करने के लिए वो क्लॉज डाल दिया, 43B के अंदर है, 43BH है वो, उसके अंदर एक नया क्लॉज डाल दिया कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपको खर्चा ही अलाउ नहीं होगा, उस साल अलाउ होगा जिस साल आप पे करोगे। अब ऐसा नहीं है कि परमानेंट, लेकिन ऐसे ही अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, PF का पैसा है, एम्प्लॉयर ने PF का पैसा जमा कराना है का अपने हिस्से का, और वो जमा नहीं करा है अप टू द ड्यू डेट ऑफ द EPF, ध्यान रखना 43B में ये कैसा क्लॉज है EPF और ESI वाला, जो उसके खुद के एक्ट की रेस्पेक्टिव डेट की बात कर रहा है। तो EPF अगर आपने एम्प्लॉय का EPF जमा कराना था कंपनी ने अपने शेयर से, ऐसे ही ESI जमा करना था, और EPF और ESI की ड्यू डेट तक जमा नहीं करा तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और फॉर एवर डिसअलाउ रहेगा। तो आपने मान लीजिए 15 तारीख डेट होती है, आपने 16 तारीख को पे करा तो अब वो डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, फॉर एवर डिसअलाउड है ना। अभी MSME की बात मैंने क्या करी, आपने 31 जुलाई की जगह 1 अगस्त को पेमेंट कर दी तो अगले साल की सेल में, परचेज में उस खर्चे को क्लेम कर लेना, अगले साल के P&L में उसको क्लेम कर लेना। लेकिन PF और ESI वाला खर्चा ड्यू डेट के बाद पे करो तो कभी भी अलाउड नहीं होगा, वो अलाउड ही नहीं होगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही 40 के अंदर आओगे, सेक्शन 40 के अंदर आओगे तो वहाँ पे बहुत सारी डिसअलाउंस है। रीजन की आपने कॉन्ट्रावेंशन की है, किसी और इनकम टैक्स की, किसी और एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन कर दिया आपने, वहाँ TDS काटना था, किसी पे TDS नहीं काटा तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग में ठीक था लेकिन इनकम टैक्स मना कर रहा है उसको, इनकम टैक्स ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो मैं आपको ऐसा अलाउ करूँगा, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं अलाउ करूँगा। यानी कि इनकम टैक्स एक दूसरे के साथ आपस में कपल्ड है, आप इन आइसोलेशन PGBP को नहीं पढ़ सकते जब तक आपको TDS समझ नहीं आएगा। इसलिए TDS के बाद PGBP कराया कि जहाँ जहाँ TDS के प्रोविजन आएंगे, आपने TDS का प्रोविजन का वायलेशन करा तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। वो हमने जब TDS पढ़ा था तब भी देखा था कि अगर कंपनी ने TDS नहीं काटा तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा, और फिर कभी भी, और फिर जिस उसी साल अलाउड होगा जिस साल आप उसे पे करोगे। ठीक है, तो अब सेक्शन 30 और सेक्शन 30 से 37 खर्चे, 40 से लेके डीम्ड इनकम आ जाएंगे, इनएडमिसिबिलिटी आ जाएगी, 41 में डीम्ड इनकम, 40 में इनएडमिसिबिलिटी आएगी और 43 में भी इनएडमिसिबिलिटी आएगी, मतलब वो खर्चा अलाउ नहीं हो रहा आपको। तो एक एक करके चलते हैं अब। सर हाँ जी सर बोलो। सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि MSME की ही पेमेंट नहीं हुई है? हाँ ये वाली बात ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता लगेगा जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट भरेगा तो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म में, फॉर्म 3CA में कॉलम है, मतलब इंसर्ट कर दिया अब कि आप ऑडिटर की जिम्मेदारी है वो अपने क्लाइंट से पूछ के बताएगा जो 31 मार्च को क्रेडिटर खड़े हैं उनमें से MSME वाले कितने हैं और उनकी ड्यू डेट क्या थी। तो अब ITR देखो, ITR भरने की लीगल जिम्मेदारी ITR भरने की क्लाइंट की है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट भरने की जिम्मेदारी तो ऑडिटर की है। ऑडिट रिपोर्ट में डिजिटल सिग्नेचर ऑडिटर के लगते हैं। तो ऑडिटर ने अगर ये बात छुपा ली कि MSME जो क्रेडिटर मेरे आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए 31 मार्च को मेरे पास 1 करोड़ रुपए के क्रेडिटर थे आउटस्टैंडिंग, जिसमें से 50 लाख वाले MSME थे जिनके पीरियड 45 दिन से ज़्यादा हो गया, और ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं लिखा, क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारी दी है ना, ऑडिटर लिख के देगा कि इसके 1 करोड़ के क्रेडिटर में से 50 लाख के क्रेडिटर MSME के हैं जो मोर देन 45 डेज के हैं, और उसके बाद वो इनकम टैक्स रिटर्न में डिसअलाउ नहीं करेगा क्लाइंट, तो क्लाइंट अपने आप फंसेगा, उधर डिसअलाउ करना ही पड़ेगा। जब ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन आ गई तो आपकी ITR में खर्चा डिसअलाउ आपको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स वैसे ही पकड़ लेगा आपकी रिटर्न को, वैसे ही पकड़ लेगा। ऑडिट रिपोर्ट में एक रिटर्न की एक चीज़ की डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है, एक चीज़ की क्वालिफिकेशन दी हुई है कि इसने इस कॉन्ट्रावेंशन किया 43BH का, और आप उसको रिटर्न में डिसअलाउ नहीं करोगे, अपनी इनकम को वापस एडबैक नहीं करोगे, तो आप वैसे ही फंस जाओगे, आपकी ITR वैसे ही फंस जाएगी। क्योंकि ITR ऑडिट रिपोर्ट सब एक ही जात तो जाती है डिपार्टमेंट के पास, पहले ऑडिट रिपोर्ट जाती है, उसके 1 महीने के बाद पीरियड होता है, आप ITR कभी भेज दो, लेकिन जा तो एक ही डिपार्टमेंट के पास नहीं, दोनों की दोनों चीज़ें। तो ITR पहले, ऑडिट रिपोर्ट पहले जाती है, ITR उसके बाद जाती है। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डाल देगा कि इन्होंने 1 करोड़ में से 50 लाख के MSME है जो 45 दिन से ज़्यादा के आउटस्टैंडिंग है, अब ये जाने और तुम जानो। तो उसने क्वालिफिकेशन डाल दी, से बोलते हैं क्वालिफिकेशन डालना ऑडिट रिपोर्ट में, तो क्वालिफाइड कर देगा रिपोर्ट को आप लोग, ठीक है, उसमें क्वालिफाई करेगा वो। तो अब सेक्शन 30 कहता है आपको खर्चे मिलेंगे बिल्डिंग से रिलेटेड, सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट द
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग कौन कौन सा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेंट, रेट्स, टैक्सेज, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द प्रीमाइसेस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड। अगर आपके ने बिजनेस प्रोफेशन में आप उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हो तो आपको रेंट का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, सारे खर्चे मिलेंगे। वेयर द प्रीमाइसेस इन ऑक्यूपेंसी बाय द एसएससी, यानी कि अगर उसका खुद का प्रीमाइसेस है तो रेंट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अगर आपका बिजनेस है और आपकी खुद की बिल्डिंग है, आप रेंट किसको दोगे? रेंट नहीं मिलेगा, लेकिन रिपेयर मिलेगा और इंश्योरेंस मिलेगा। टैक्सेज वगैरह आपने कोई पे करें, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह, कोई कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह पे करें उसके लिए बिल्डिंग के लिए, तो वो सबको खर्चे मिलेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग आपने एज टेनेंट ऑक्यूपाई करी है तो आपको रिपेयर भी मिलेगा, रेंट भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। अगर आप बिल्डिंग खुद की है तो रेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेंट कैसे दोगे? अपने आप को रेंट तो दे ही नहीं सकते, मतलब लॉजिकल भी नहीं है। आप इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डालोगे तो आप वो रेंट अलाउड नहीं है। अगर प्रॉपर बिल्डिंग आपकी खुद की ऑक्यूपेंसी में है और बिजनेस में यूज हो रही है तो आपको रेंट नहीं मिलेगा, रिपेयर, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब मिलेगा। अगर किराए पे ले रखिए तो रेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो जो पहले मिली थी। अब देखो किसी सेक्शन को पढ़ने के लिए ना सेक्शन ऐसे पढ़ा जाता है, सेक्शन 30, ठीक है, ये इसका सबसेक्शन है, ये इसका क्लॉज है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है ना। सेक्शन 30 क्लॉज ए, सेक्शन 30 सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी, सबसेक्शन सी, और इसके बीच में ए के नीचे जो ये क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 ये हैं। एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये भी अलाउड है। द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया तो भी अलाउड है। बस वो बिजनेस में यूज होनी चाहिए, ध्यान रखना। पर्सनल, यहाँ सेक्शन 30 से लेकर 37 तक कोई भी ऐसा खर्चा अलाउड नहीं है जो पर्सनल नेचर का होगा और कैपिटल नेचर का होगा। ये सारे रेवेन्यू नेचर की बात कर रहा है, आगे लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। अगर कहीं नहीं भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट इट इज इम्प्लाइड कि ऑल द एक्सपेंसेस मस्ट बी ऑफ द रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर के होनी चाहिए, कैपिटल नेचर के खर्चे अलाउड नहीं होते हैं। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ध्यान से याद करो, जो आप बना रहे थे अकाउंटिंग में, कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं डाल रहे थे। अगर आपने कार खरीदी थी तो क्या P&L में डेबिट करी थी कभी? चाहे जीएसटी का इनपुट मिल रहा हो ना मिल रहा हो आज के डेट में, तो क्या कभी कार P&L में डेबिट हुई है? नहीं हुई है। ऑफिस बिल्डिंग यूज खरीदी, टीवी खरीदा बिल्ड ऑफिस के लिए, फ्रिज, एसी, कुछ भी डेबिट करते हो आप? नहीं करते हो। तो वहाँ आप अकाउंटिंग में भी मना है, अकाउंटिंग भी बोलती है नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में वहाँ पे डेप्रिसिएशन देता है ना। अकाउंटिंग कहता है मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना है आपने। अगर आपको किसी एसेट से रेवेन्यू 4 साल मिल रहा है तो उसका खर्चा भी 4 साल में तो अपोर्शन करोगे। तो वो ये गली कहानी है। इसलिए यहाँ पे भी इनकम टैक्स भी ये कह रहा है सेक्शन 30 से 37 तक जितने भी खर्चे हैं, इट इज इम्प्लाइड कि ऑल एक्सपेंसेज आर रेवेन्यू नेचर एंड नॉट इन द पर्सनल नेचर। वो पर्सनल के नेचर के नहीं होने चाहिए और रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, कैपिटल नेचर नहीं खर्चे होने चाहिए। कोई एसेट को खरीदने का खर्चा नहीं होगा। जहाँ पे आएगा वहाँ पे अलाउंसेज के नाम से अलग से आएगा। अभी सेक्शन 30 वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे अलाउंसेज आएंगे, मतलब डेप्रिसिएशन के रूप में आएगा। वो भी डेप्रिसिएशन ही आएगा। अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग हो सकता है, लेकिन है वो डेप्रिसिएशन। तो सेक्शन 30 कहता है इंश्योरेंस, रेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस रिलेटेड टू अ बिल्डिंग विच इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफ द एसएससी। उस एसएससी के बिजनेस में यूज होना चाहिए। ठीक है, 30 क्लियर हुआ? 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। आपके बिजनेस में कोई मशीनरी यूज हो रही है, कोई प्लांट यूज हो रहा है, कोई फर्नीचर हो रहा है, उसका रिपेयर है, इंश्योरेंस है। और इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है? मशीनरी का रेंट, रेट्स और टैक्स। रेंट नहीं है ना, रेंट नहीं है। तो यानी कि अगर मैंने किस बिजनेस में मशीन किराए पे ली तो क्या मुझे उसका खर्चा नहीं मिलेगा? मशीन का खर्चा मिलता है, नहीं मिलता है? अगर आपने मशीनरी, मान लीजिए जनरेटर किराए पे लिया ऑफिस के लिए, फोटोकॉपी मशीन किराए पे ली, एसी किराए पे लिया, तो खर्चा मिलना चाहिए ना। बिजनेस का खर्चा, देखो बिजनेस में यूज हो रही है वो एसेट, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो मुझे खर्चा मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 31 में नहीं है, वो सेक्शन 37 में जाके लिखा है उसने। तो सेक्शन 37 इज ए ब्लैंकेट डिडक्शन, जो वो सीधे सीधे लिखता है ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी एंड इन द रेवेन्यू नेचर आर अलाउड। वहाँ सेक्शन 37 में हमने एक लाइन सीधे इकट्ठे लिख दिया है। तो जो चीज़ें अब आपको यहाँ बीच में वहाँ लिखा है विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड, विच आर नॉट डिटेल्ड इन सेक्शन 32, 36, यानी कि जो चीज़ें मैंने सेक्शन 23 से लेकर 37 में भूल गया हूँ, वो सेक्शन 37 में आके बाय डिफॉल्ट अलाउड हो जाएंगी। बस वो रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, पर्सनल नेचर की, कैपिटल नेचर और पर्सनल नेचर की नहीं होती। यानी कि अगर यहाँ पे रेंट नहीं है मशीन का तो आपको अलाउड है, सेक्शन 37 की अलाउड है। तो आपको P&L बनाने में सेक्शन याद बिल्कुल नहीं करने हैं।
बस आप जब इनकम कंप्यूट करोगे ना, पे आप ITR भरोगे तो आपको सेक्शन याद होनी चाहिए, कौन सा खर्चा कहाँ से अलाउड था, कौन सा खर्चा कहाँ से डिसअलाउड था। तो अगर मान लीजिए कोई खर्चा डिसअलाउ है तो आपको सेक्शन 40 याद आना चाहिए, जो 40 और 43B 43 याद आना चाहिए यार। अच्छा 43B में ये लिखा हुआ था, ये 40 में लिखा हुआ था। कोई इनकम बन गई बाय डिफ़ॉल्ट किसी और की चीज़ से 41 याद आ जाना चाहिए, नहीं तो 28 की इनकम तो आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री करते ही हो। तो सेक्शन 31 कहता है आपको प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के रिपेयर मिलेगी, इंश्योरेंस का खर्चा मिलेगा, है ना, उनको खरीदने। टैक्सेज भी इसके अंदर अलाउड है, लेकिन जिन टैक्सेज का आप इनपुट ले लेते हो वो नहीं मिलेगा, वो हमने GST में पढ़ा है। अगर मेरे को किसी फिक्स एसेट का, किसी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का इनपुट मिलता है तो मैं फिक्स एसेट की कॉस्ट को अलग करता हूँ और उसके टैक्स की कॉस्ट को इनपुट टैक्स में ले जाता हूँ। अगर मुझे उसका इनपुट नहीं मिला तो मैं पूरी एसेट को कैपिटलाइज कर देता हूँ, बाद में उसका डेप्रिसिएशन लेता हूँ। लेकिन अगर उसी मशीन पे मैंने बाद में रिपेयरिंग कराई, इंश्योरेंस करा लिया था उसका कि मशीन को कल को डैमेज डिस्ट्रक्शन होगा तो मेरे को क्लेम मिल जाए, नुकसान ना हो, तो इंश्योरेंस का खर्चा बिल्कुल अलाउड है। तो मशीनरी का इंश्योरेंस, मशीनरी का रिपेयर यहाँ पे अलाउड है, लेकिन स्टॉक का इंश्योरेंस किसी और सेक्शन में जाकर अलाउड है। आगे जाके देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक के इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा है वो, है ना। यानी कि इंश्योरेंस का खर्चा तो अलाउड है। सेक्शन 31 में मशीनरी का इंश्योरेंस है, सेक्शन 30 में बिल्डिंग का इंश्योरेंस था, स्टॉक का इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस सेक्शन 36 में जाके एम्प्लॉय मिलेगा आपको, 36 जानेंगे तो वहाँ जाके मिलेगा। तो सेक्शन 31 क्या कह रहा है, आपको मशीनरी से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड रिपेयर मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, रेंट मिलेगा। 37 में मैंने आपको बताया, सेक्शन 37 में लिखा है, वहाँ अलग से किसी खर्चे का नाम नहीं लिखा है ना। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन में क्या लिखता है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर सेल नॉट इंक्लूड एन एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ कैपिटल। वो कह रहा है इसके अंदर जो करंट रिपेयर है वो अलाउड है, लेकिन अगर करंट रिपेयर कैपिटल नेचर की है तो इस खर्चे में अलाउड नहीं है। कैपिटल नेचर का मतलब होता है कि अगर किसी खर्चे से किसी एसेट की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो वो कैपिटल नेचर की खर्चा होता है। कैपिटल नेचर का खर्चे का मतलब, मान लीजिए आपके पास NIFM की बात करें, NIFM के पास 2 क्लासरूम है अभी, मानते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो NIFM के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए उसने क्या करा, एक फ्लोर पे 2 क्लासरूम और बना दिए। तो कैसा खर्चा है, रिपेयर, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर? कैपिटल नेचर है, क्योंकि 2 क्लासरूम और बढ़ने से क्या हुआ, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई, अर्निंग एफिशिएंसी बढ़ गई, है ना। इंस्टीट्यूट की अर्निंग एफिशिएंसी बढ़ गई जैसे 2 क्लासरूम और बढ़ गए। तो अगर किसी एसेट की अर्निंग एफिशिएंसी बढ़ती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है और उसकी एसेट की कॉस्ट के साथ वो कैपिटलाइज हो जाता है। मान लीजिए चेयरें पुरानी हो गई, टूट गई थी, चेयरें उठा के नहीं लगा दी, तो क्या अर्निंग कैपेसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो कैसा खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, पहले भी 10 बच्चे बैठते थे क्लास में, आज भी 10 बैठ रहे हैं, पहले भी 20 बैठते थे, आज भी 20 बैठ रहे हैं। चेयरें बदलने से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बदलती है। तो अगर किसी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है तो कैपिटल नेचर का खर्चा होगा, और वो इस खर्चे में अलाउड नहीं है, 31 के अंदर अलाउड नहीं, वो आपको कैपिटल नेचर में ही ले जाना पड़ेगा, कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज करना पड़ेगा। चलें आगे।